आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं संधारित्र में संचित ऊर्जा कि किसी कैपेसिटर में कितनी ऊर्जा स्टोर होती है उसके बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो देखिए, संधारित्र में संचित ऊर्जा जो है वो स्थितिज ऊर्जा के रूप में होती है। संधारित्र में जो ऊर्जा है वो स्थितिज ऊर्जा के रूप में होती है। तो किसी संधारित्र को आवेशित करने के लिए हमें कितना कार्य करना पड़ रहा है, किसी संधारित्र को, किसी कैपेसिटर को चार्ज करने के लिए हमें कितना कार्य करना पड़ रहा है, वो कार्य ही स्थितिज ऊर्जा या उस कैपेसिटर में संचित ऊर्जा कहलाती है। देखिए, यदि किसी चालक की धारिता, यदि किसी चालक की धारिता C हो तथा उसे Q आवेश देने पर विभव V हो तो हमारे पास विभव क्या बनेगा? चालक की धारिता C ली, मैं आवेश हम दे रहे हैं उसे Q और उस टाइम पर विभव मान के चल रहे हैं V है, तो V का फॉर्मूला हमारे पास बनेगा Q/C। पिछले क्लास में खूब पढ़ा हमने, Q इक्वल्स टू होता है CV, वहां से हमारे पास V इक्वल टू बनेगा Q/C। V इक्वल टू Q/C। देखिए, ये सपोज हमारे पास कोई कैपेसिटर है, ठीक है, इसको मैंने बैटरी से आवेश दिया इस तरीके से, ये पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव टर्मिनल। तो ये बैटरी की पॉजिटिव प्लेट बनेगी, प्लस Q चार्ज आएगा इसके पास और इधर से इसके पास आएगा माइनस Q चार्ज। ठीक, अब मैं क्या कर रहा हूं, मैं बाहर से और कोई आवेश लेके आ रहा हूं, छोटा आवेश लेके आ रहा हूं dq और सूक्ष्म आवेश लेके आ रहा हूं dq। मुझे ये dq चार्ज इस कैपेसिटर की प्लेटों के बीच में स्टोर करवाना है। तो इस एक्स्ट्रा चार्ज को, इस dq चार्ज को कैपेसिटर की प्लेटों के बीच में स्टोर करवाने के लिए मुझे कितना कार्य करना पड़ेगा, वो कार्य जो है वो ही परिभाषित करता है स्थितिज ऊर्जा को, कैपेसिटर की स्थितिज ऊर्जा या कैपेसिटर के अंदर स्टोर्ड एनर्जी कि कैपेसिटर में कितनी ऊर्जा स्टोर होगी, वो कार्य ही, उस कार्य का माप ही कैपेसिटर की ऊर्जा को डिसाइड करता है। अब देखिए, अगर हम बात करें dq आवेश को संधारित्र की प्लेटों के मध्य संचित करवाने में, प्लेटों के मध्य संचित करवाने में किया गया कार्य। देखिए, छोटा चार्ज था तो यहां मैं कार्य को लिखता हूं dW और कार्य होता है विभव कितना है डॉट आप कितना चार्ज लेके आ रहे हो, क्योंकि विभव की डेफिनेशन होती है, देखिए V इक्वल्स टू होता है हमारे पास W/Q। एकांक धनावेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य विभव कहलाता है। V इक्वल्स टू होता है कार्य बटा आवेश, वर्क अपॉन चार्ज। तो यहां से मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो कार्य का सूत्र ये बनेगा हमारे पास W इक्वल्स टू QV, क्रॉस गुणा करेंगे तो W इक्वल्स टू QV। तो एक तरीके से कार्य निकालने के लिए हमें जो आवेश और जो विभवांतर है उससे हमें गुणा करना पड़ेगा। तो वही काम कर रहा हूं मैं, विभव को मैं किससे गुणा कर रहा हूं, आवेश से। विभव आवेश से गुणा हो रहा था तो यहां हम जो है वो विभव को गुणा करेंगे आवेश से। ठीक है, अब देखिए हमारे पास यहां हमने कैपिटल Q चार्ज लिया है, तो यहां हम क्या कर लेंगे, यहां हम dq चार्ज ले लेंगे। ठीक है, यहाँ स्मॉल Q ले लो तो फिर यहाँ स्मॉल dq रख लो, या फिर यहाँ कैपिटल Q तो यहाँ कैपिटल Q। ठीक है, अब देखिए ये हमारे पास कार्य हुआ dW इक्वल्स टू V डॉट dq। ये तो एक ताक्षणिक कार्य हुआ, एक छोटा ताक्षणिक क्या सॉरी, ये तो एक स्मॉल कार्य हुआ dq आवेश को संचित करवाने में। अब हमें अगर टोटल q आवेश को स्टोर करवाने में कितना कार्य
कार्य करना पड़ेगा, तो अगर मैं लिखूं कि संपूर्ण कार्य या कुल कार्य हमारे पास कितना पड़ेगा, तो हम क्या करेंगे, इसका इंटीग्रेशन कर देंगे, इसका समाकलन कर देंगे। तो dw का इंटीग्रेशन बनता है हमारे पास w, और इधर इंटीग्रेशन कर दूंगा v डॉट dq, और इसकी लिमिट लगा दूंगा मैं 0 से q तक, 0 से q तक। और ये जो विभव को हमने यहाँ डिफाइन किया था v इक्वल्स टू q अपॉन c, तो यहाँ मैं v की जगह रख दूंगा q अपॉन c। तो w इक्वल्स टू ये हमारे पास बन गया q अपॉन c, और साथ में आ रहा है हमारे पास dq, और इसकी लिमिट लगा देंगे 0 से लेकर कहां तक, हम q तक। यहाँ हम जो समाकलन है वो dq के साथ कर रहे हैं, dq के रेस्पेक्ट में हम समाकलन कर रहे हैं, तो यहाँ जो c है वो कांस्टेंट रहेगा, तो यहाँ से हम 1 अपॉन c को समाकलन से आउट कर लेंगे। तो देखिए क्या बनेगा, ये w इक्वल्स टू यहां से 1 अपॉन c बाहर आ गया, इंटीग्रेशन के अंदर बचा q और साथ में dq, लिमिट है इसकी 0 से लेकर कहां तक, q तक। तो मैथ में हमारे पास एक समाकलन में फॉर्मूला चलता है कि अगर हमारे पास x की पावर n dx है, तो उसको हम खोलते हैं x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, मतलब यहाँ पावर n है तो यहाँ n प्लस 1 होगा, और जो पावर है वो केवल नीचे बटा में आएगा। तो यहाँ जैसे मैं बात करूं कि x की पावर 2 का समाकलन क्या होगा, x की घात अगर मैं 2 लिखूं तो ये बढ़ेगा x की घात 3 बटा 3, जो पावर है उसमें एक जुड़ जाएगा, जो पावर है वो केवल नीचे बटा में आएगा। तो यहाँ से w इक्वल्स टू 1 अपॉन c, इस q की पावर यहाँ पर हमारे पास एक ही है, तो यहाँ पर एक है तो उसका फॉर्मूला अगर मैं अप्लाई करेंगे पावर 2 रहेगी, तो ये हमारे पास बन जाएगा q की पावर 2 और 2, और लिमिट लगा देंगे 0 से लेकर कहां तक, हम q तक, 0 से q तक। यहां से 2 को बाहर ले लेंगे हम, तो क्या बनेगा, w इक्वल्स टू 1 अपॉन 2c, यहां केवल q स्क्वायर बचा, तो फिर लिमिट लगाएंगे तो ये बन जाएगा q स्क्वायर माइनस 0 का स्क्वायर। तो w इक्वल्स टू एक तरह इसका कोई सेंस नहीं है, तो ये हमारे पास बन गया q स्क्वायर अपॉन 2c, w इक्वल्स टू q स्क्वायर अपॉन 2c। देखिए एक फॉर्मूला तो इसका ये हो गया, एक फॉर्मूला तो ये हो गया, ये जो कार्य है इसको हम कह सकते हैं ऊर्जा, या तो u से रिप्रेजेंट कर दो या w से रिप्रेजेंट कर दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो कैपेसिटर में संचित ऊर्जा का फॉर्मूला होता है q स्क्वायर अपॉन 2c। इस फॉर्मूले को और हम चेंज कर सकते हैं, क्योंकि एक रिलेशन चलता है q इक्वल्स टू cv, q इक्वल्स टू cv। तो यहां अगर q की जगह मैं cv लिखता हूं तो मुझे उसका स्क्वायर करना पड़ेगा, तो ये c स्क्वायर v स्क्वायर अपॉन 2c बन जाएगा, यहां एक c कट जाएगा, ऊपर एक c बच जाएगा, तो w इक्वल्स टू बना हाफ cv स्क्वायर। दूसरा फॉर्मूला हमारे पास ये बन गया, w इक्वल्स टू हाफ cv स्क्वायर। एक और इसका फॉर्म हो सकता है, एक और रूप हो सकता है इस फॉर्मूले को, किस तरीके से, देखिए ये जो समीकरण 2 है इसी को मैं थोड़ा तोड़ के लिखता हूं। w इक्वल्स टू हमारे पास था 1/2 c और v स्क्वायर, तो v स्क्वायर को लिख देता हूं v इंटू v, ऐसा लिख सकता हूं मैं, लेकिन देखो ऐसा लिखने से हमें एक फायदा हो गया, इस cv को वापस क्या कह सकता हूं मैं, q। तो w इक्वल्स टू एक और फॉर्मूला बन गया हाफ qv। तो कुल मिला के कैपेसिटर में कितनी एनर्जी स्टोर होती है, तो उसके हमारे पास 3 फॉर्मूले निकल के आए। पहला फॉर्मूला w इक्वल्स टू q स्क्वायर अपॉन 2c, सेकंड फॉर्मूला हाफ cv स्क्वायर, और थर्ड फॉर्मूला w इक्वल्स टू हाफ qv। ठीक है, कैपेसिटर में जो ऊर्जा है वो प्लेटों के मध्य संपूर्ण आयतन में एक समान रूप से वितरित रहती है। कैपेसिटर में ऊर्जा उसके प्लेटों के मध्य उसके संपूर्ण आयतन में एक समान रूप से वितरित होती है। इस बात को आप नोट कीजिए, फिर बढ़ते हैं आगे। तो दोस्तों अब हम पढ़ेंगे दो आवेशित चालकों को जोड़ने पर ऊर्जा हानि का व्यंजक, एनर्जी लॉस, कितनी एनर्जी लॉस होगी वो हम पता करेंगे। इसके लिए ध्यान दीजिए, ये हमारे पास एक चालक गोला है, इसके ऊपर इस तरीके से आवेश बटा हुआ है, ठीक है। दूसरा चालक गोला ये है, ये
इसकी धारिता C1 है, विभव V1 है, इसके ऊपर चार्ज Q1 है। इसकी धारिता C2, इसका विभव V2 और इसका आवेश Q2। ठीक है, अगर मैं बात करूं ये फर्स्ट गोला, A गोला, और ये इसको नाम दे दिया B। तो यहां से Q1 कितना बनेगा हमारे पास, तो Q इक्वल होता है CV, तो ये बनेगा C1 V1। इधर से Q2 कितना बन जाएगा, Q2 हमारे पास बन जाएगा C2 V2। Q2 बन जाएगा हमारे पास C2 V2। कुल आवेश, अगर मैं कुल आवेश की बात करूं तो कुल आवेश Q इक्वल टू हमारे पास बनेगा Q1 प्लस Q2। कुल चार्ज बनेगा Q1 प्लस Q2। लेकिन ये कुल चार्ज कौन सा, जोड़ने से पहले, अभी हमने जोड़ा नहीं है, दोनों गोले अलग अलग हैं। ये कुल आवेश हमारे पास, मैं यहाँ लिख देता हूं जोड़ने से पहले, जोड़ने से पूर्व कुल आवेश। ठीक है, कितना Q इक्वल टू Q1 प्लस Q2, तो Q इक्वल टू Q1 तो बना C1 V1 और Q2 हमारे पास बना C2 V2। इसको बोलते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ये हमारे पास है जोड़ने से पहले कुल आवेश। इसके बाद ध्यान दीजिए, इन चालक गोलों को अब मैं जोड़ देता हूं। ये स्थिति बन गई, ये फर्स्ट गोला और ये सेकंड गोला, ये A और ये B। इसके ऊपर वही कितना आवेश बटा हुआ, कितना आवेश था इसके ऊपर Q1, इसके ऊपर चार्ज कितना Q2, कितना चार्ज Q2। वही धारिता C1, इसकी भी धारिता C2। लेकिन ध्यान दीजिए, जब दो आवेशित चालक गोलों को जोड़ दिया जाता है तो उनका जो विभव है उनमें आवेश का आदान प्रदान तब तक होता रहता है जब तक कि दोनों का विभव बराबर नहीं हो जाए। यहाँ इस स्थिति में हमारे पास दोनों गोलों के ऊपर विभव कितना रहेगा, हमारे पास दोनों गोलों के ऊपर विभव रहेगा V। दो आवेशित चालक गोलों को अगर जोड़ दें तो उनके ऊपर विभव जो रहेगा वो एक उभयनिष्ठ विभव बनेगा, दोनों के ऊपर विभव कॉमन रहेगा V और V। अगर मैं यहां से अगर Q1 निकालूं, ठीक है, तो यहां हमारे पास बन गया ये क्या C1V। इधर से अगर मैं Q2 निकालूं तो ये हमारे पास बन गया C2V। इसको Q1 और Q2 ना कहकर इसको Q1 डैश और Q2 डैश कह दो, क्योंकि जब हम इनको जोड़ेंगे तो इनके मध्य आवेशों का वितरण होगा, आवेशों का आदान प्रदान होगा। स्टार्टिंग में Q1 था तो अब ये Q1 नहीं रह सकता, इसलिए मैंने इसको नाम दिया Q1 डैश और इसको मैंने नाम दिया Q2 डैश। तो ये Q1 डैश तो हमारे पास बन गया C1V और Q2 डैश हमारे पास बन गया C2V। जब दो आवेशित गोलों को आपस में जोड़ा जाता है तो इनके मध्य आवेशों का आदान प्रदान होता है और आवेशों का आदान प्रदान तब तक होता रहता है जब तक कि उन दोनों गोलों का विभव बराबर नहीं हो जाए। फर्स्ट गोले में स्टार्टिंग में आवेश था Q1, इसके ऊपर आवेश था Q2। जब किसी तार के द्वारा जोड़ा तो इसके ऊपर आवेश बन गया Q1 डैश, ठीक है, और इसके ऊपर आवेश हो गया Q2 डैश, क्योंकि इन गोलों के मध्य आवेश का आदान प्रदान होगा। जैसे मैंने कहा कि आवेश इधर से इधर जा रहा है, इसमें आवेश इधर से इधर गया होगा और ये कब जाएगा इधर से इधर, जब V1 का मान तो ज्यादा रहा होगा और V2 का मान कम रहा होगा। और तब तक आवेश का आदान प्रदान कब तक होगा, जब तक कि दोनों का विभव बराबर नहीं हो जाए, मतलब जब तक कि दोनों का विभव कितना नहीं हो जाए, V नहीं हो जाए, तब तक इनके मध्य आवेश का आदान प्रदान होगा। तो यहाँ मैं जोड़ने के बाद अगर कुल आवेश की बात करूं, जोड़ने के बाद कुल आवेश, जोड़ने के बाद कुल आवेश, तो इस आवेश को नाम दे दूंगा भाई Q डैश। तो Q डैश इक्वल टू हमारे पास बन गया वही Q1 डैश प्लस क्या बन गया Q2 डैश। तो Q डैश इक्वल टू Q1 डैश की वैल्यू तो C1V और Q2 डैश की वैल्यू हमारे पास C2V। इसको बोलते हैं इक्वेशन नंबर 2। जोड़ने से पहले टोटल चार्ज Q, जोड़ने के बाद टोटल चार्ज Q डैश, ठीक है। यहां हम क्या करेंगे, आवेश संरक्षण नियम लगाएंगे भाई। शुरू में Q1 और Q2 सपोज इन दोनों का मिला के यहाँ पर 10 था, तो जोड़ने के बाद भी तो दोनों का 10 ही रहेगा, मतलब हम आवेश संरक्षण नियम लगा देंगे। आवेश संरक्षण नियम से, आवेश संरक्षण नियम से देखिए क्या होगा, नियम से, आवेश संरक्षण नियम से मैं कह दूंगा कि जोड़ने से पहले कुल आवेश बराबर जोड़ने के बाद कुल आवेश। मैं कह दूंगा कि जोड़ने से पूर्व कुल आवेश, जिसको हमने क्या नाम दिया है Q, ठीक है, बराबर मैं कह दूंगा जोड़ने के बाद कुल आवेश, और इसको नाम दे रहा हूं मैं Q डैश। क्या नाम दिया मैंने, Q डैश। तो Q तो हमारे पास कितना है
समीकरण 1 से C1V1 प्लस C1V1 प्लस C2V2 इक्वल टू हो गया C1V प्लस ये बन गया C2V। इन दोनों में देखिए कॉमन आ रहा है हमारे पास V, तो C1V1 प्लस C2V2 इक्वल टू V कॉमन किया, ये हमारे पास हो गया C1 प्लस C2, C1 प्लस C2 को इधर भाग दे दीजिए, तो V इक्वल टू हमारे पास क्या बना C1V1 प्लस C2V2 बटा हो गया C1 प्लस C2, इसको बोल दिया मैंने इक्वेशन नंबर 3। इक्वेशन नंबर 3, तो ये हमने निकाल लिया उभयनिष्ठ विभव। दोनों गोलों को जोड़ने के बाद उभयनिष्ठ विभव क्या होगा वो हमने निकाल लिया V, उभयनिष्ठ विभव। ये जो V है ये हमारे पास क्या है, उभयनिष्ठ विभव। V इक्वल्स टू C1V1 प्लस C2V2 बटा C1 प्लस C2। ठीक है, लेकिन हमारा टारगेट तो क्या है, ऊर्जा हानि को पता करना। हमारा टारगेट है ऊर्जा हानि निकालना, तो हम क्या करेंगे, जोड़ने से पहले कुल ऊर्जा पता कर लेंगे और जोड़ने के बाद में कुल ऊर्जा पता कर लेंगे। ठीक है, फिर दोनों का अंतर करके देख लेंगे कि हमें कितनी ऊर्जा की हानि हुई है। तो यहां मैं करता हूं, लिखता हूं कि जोड़ने से पूर्व कुल ऊर्जा, जोड़ने से पूर्व कुल ऊर्जा। ठीक है, इसको मैंने बोल दिया U इक्वल टू मैं कह देता हूं U1 प्लस U2। U1 तो कौन से कैपेसिटर की ऊर्जा, पहले वाले की, सॉरी कैपेसिटर क्या, ये कैपेसिटर पढ़ते पढ़ते कैपेसिटर घूम रहा है भाई। U इक्वल टू U1 प्लस U2, इस पहले वाले गोले की ऊर्जा। ठीक है, और U2 है हमारे पास दूसरे वाले गोले की ऊर्जा जोड़ने से पहले। तो हमने ऊर्जा का सूत्र पढ़ा था हाफ CV², ऊर्जा का फॉर्मूला पढ़ा हमने अभी भी, U इक्वल टू हाफ CV², तो ये हमारे पास बन जाएगा हाफ C1V1²। देखिए C1 है और V1। इसी प्रकार से इसके लिए क्या बन जाएगा U2, ये बन जाएगा हाफ C2V2 का स्क्वायर, इसको बोल दिया मैंने इक्वेशन नंबर 4। जोड़ने के बाद भी निकाल दिया ऊर्जा, जोड़ने के बाद कुल ऊर्जा। तो देखिए इस ऊर्जा को मैं नाम दे देता हूं U डैश, तो U डैश इक्वल्स टू, इसको कर देता हूं U1 डैश प्लस U2 डैश, तो U डैश इक्वल्स टू U1 डैश। U1 डैश कौन से गोले की ऊर्जा, जोड़ने के बाद पहली गोले की ऊर्जा है U1 डैश, तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा हाफ C1। अब की बार V1 का स्क्वायर नहीं आएगा, क्या आएगा केवल V²। क्यों, क्योंकि इसका हमारे पास विभव कितना है V। इसी तरीके से U2 डैश क्या बनेगा हाफ C2V²। देखिए दोनों में कॉमन आ रहा है कुछ, 1/2 और V² कॉमन आया, हमारे पास बन गया C1 प्लस C2, इसको बोल दिया मैंने इक्वेशन नंबर 5। ठीक है, तो देखिए हमने जोड़ने से पहले कुल ऊर्जा निकाल दी और जोड़ने के बाद में कुल ऊर्जा निकाल दी, लेकिन अभी हमारा टारगेट पूरा नहीं हुआ है। हमारा टारगेट था ऊर्जा हानि को पता करना, और ऊर्जा हानि भाई हमें हानि कब होगी, हानि का सेंस क्या है कि हमारे पास शुरू में कुछ ज्यादा था, फिर बाद में हमारे पास कुछ कम हो गया। ठीक है, मेरे पास शुरू में कुछ ज्यादा था, बाद में मेरे पास कुछ कम हो गया, कितनी हानि हुई। ठीक है, तो उसका पता तो मुझे कैसे चलेगा, जैसे मेरे पास स्टार्टिंग में मैंने एज्यूम करो कि 100 रुपए थे, स्टार्टिंग में 100 रुपए थे और हम बैठे थे कहीं और मेरे छोटे पैसे थे 100, मान के चलो 10-10 के नोट थे 10। ठीक है, उसमें से मेरे पास कहीं 20 रुपए गिर गए, 20 रुपए गिर गए, मेरे जेब में कितने बचे 80। तो मुझे हानि कितने रुपए की हुई ये पता कैसे किया मैंने, हानि मुझे कितने रुपए की हुई है कैसे पता करूंगा कि शुरू में कितना था, ठीक है, गिरने से पहले कितना था और बाद में आपके पास कितना बचा, इन दोनों का अंतर देख लेंगे तो हमारे पास हानि निकल के आ जाएगी। यही काम हम यहाँ भी करने वाले हैं। तो ऊर्जा हानि, यहाँ पर अगर मैं बात करूं ऊर्जा हानि, इस ऊर्जा हानि को मैं डेल्टा यू से रिप्रेजेंट करूंगा और डेल्टा यू निकालने के लिए क्या करूंगा कि जो शुरू वाली एनर्जी है उसमें से मैं बाद वाली एनर्जी को लेस कर दूंगा, जो शुरू वाली एनर्जी है उसमें से मैं बाद वाली एनर्जी को घटा दूंगा, तो ऊर्जा हानि कितनी हानि हुई वो मुझे पता चल जाएगा। तो डेल्टा यू इक्वल्स टू यू की जगह वैल्यू रखो ये वाली,
हाफ C1V1 का स्क्वायर प्लस हाफ C2V2 का स्क्वायर माइनस U डैश की ये वाली वैल्यू रखो हाफ V स्क्वायर और ब्रैकेट में है C1 प्लस C2, ब्रैकेट में है C1 प्लस C2। तो एक बार आप यहाँ तक इसको नोट कीजिए, फिर थोड़ा आगे बढ़ाते हैं इसको। आपने यहाँ तक नोट कर लिया था डेल्टा U इक्वल टू हाफ C1V1 का स्क्वायर प्लस C2V2 का स्क्वायर माइनस हाफ V स्क्वायर C1 प्लस C2। तो हमने यहाँ से क्या करते हैं, पहले तो 1/2 को कॉमन कर लो, U इक्वल टू 1/2 मैंने कॉमन किया तो यहाँ से क्या बना C1V1 का स्क्वायर प्लस यहाँ से हमारे पास बना C2V2 का स्क्वायर माइनस यहाँ से V स्क्वायर और ये बन गया हमारे पास C1 प्लस C2। ठीक है, अब ये जो उभयनिष्ठ विभव है V, इसकी वैल्यू हम पुट कर देंगे। पहले हम निकाल चुके हैं उभयनिष्ठ विभव की वैल्यू V इक्वल टू C1V1 प्लस C2V2 बटा C1 प्लस C2। तो ये उभयनिष्ठ विभव की वैल्यू यहाँ रख देंगे। तो डेल्टा U इक्वल टू 1/2 C1V1 का स्क्वायर प्लस C2V2 का स्क्वायर माइनस यहाँ रखेंगे तो ये C1V1 प्लस C2V2 बटा C1 प्लस C2। ठीक है, इस पूरे का कर देंगे हम स्क्वायर और साथ में हमारे पास है C1 प्लस C2। अब यहाँ हम क्या करेंगे, एक तो ये होल स्क्वायर खोल लेंगे यहाँ से, और दूसरा नीचे का जो स्क्वायर है वहां से C1 प्लस C2 को कैंसिल कर देंगे। तो क्या बनेगा डेल्टा U इक्वल टू हाफ, ये बन गया C1V1 का स्क्वायर प्लस C2V2 का स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर खोलेंगे तो C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर प्लस 2C1 C2 V1 V2 और यहाँ से कटेगा तो नीचे एक हमारे पास बच जाएगा C1 प्लस C2। अब हम क्या करेंगे, ये जो C1 प्लस C2 है ये एलसीएम ले लेंगे। तो डेल्टा U इक्वल टू 1/2 हमने एलसीएम लिया पूरे का C1 प्लस C2, तो इस C1V1 स्क्वायर से भी गुणा हो जाएगा C1 प्लस C2 और C2V2 के स्क्वायर से भी गुणा हो जाएगा C1 प्लस C2। और ये जो टर्म है इसको हम एज इट इज लिख देंगे, ये जो टर्म है इसको हम एज इट इज लिख देंगे, माइनस से अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो माइनस C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर, ये भी माइनस का बन जाएगा C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर और ये भी माइनस का बन जाएगा 2C1 C2 V1 V2। अब इसको अंदर गुणा कर दीजिए सब जगह, तो देखो क्या टर्म निकलेगी, डेल्टा U इक्वल टू 1/2, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे प्लस C1 C2 V1 का स्क्वायर, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो C1 C2 V2 का स्क्वायर, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो C2 का स्क्वायर V2 का स्क्वायर। ठीक है, इसको एज इट इज लिख देंगे माइनस C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर माइनस C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर माइनस 2C1 C2 V1 V2 बटा में जो एलसीएम था वो एज इट इज C1 प्लस C2। तो देखिए कुछ एक टर्म कैंसिल आउट हो रही है, C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर से C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर और भी कैंसिल आउट हो रही है, कुछ C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर से C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर। बाकी जो टर्म बची उसको हम लिख लेंगे डेल्टा U इक्वल टू 1/2, ये टर्म बची, ये टर्म बची और ये टर्म बची, इन तीनों में भी कुछ कॉमन आ रहा है, C1 C2 सब जगह से कॉमन आ रहा है। तो यहाँ फर्स्ट टर्म है तो यहाँ से हमारे पास क्या बचा V1 का स्क्वायर, जो फर्स्ट टर्म है इसमें से हमारे पास बचा V1 का स्क्वायर प्लस सेकंड टर्म है इसमें से बचा V2 का स्क्वायर और जो थर्ड टर्म है उसमें से बचा हमारे पास माइनस का 2V1 V2 माइनस 2V1 V2 और बटा में हमारे पास क्या है एलसीएम इसके C1 प्लस C2। तो देखिए ये फॉर्मूला बन गया, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस 2AB, तो A माइनस B का होल स्क्वायर, ये होता है ना A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस 2AB। तो इसको क्या लिख सकता हूं मैं, डेल्टा U इक्वल टू 1/2 C1 C2 V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर और अपॉन C1 प्लस C2। तो दो आवेशित चालकों को जोड़ने पर ऊर्जा हानि का व्यंजक यही चलता है, डेल्टा U इक्वल टू C1 C2
V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर अपॉन C1 प्लस C2। तो ये आपको फॉर्मूला याद रखना है। अब एक बात और यहाँ एक कंडीशन लेते हैं छोटी सी कि यदि V1 और V2 बराबर हो, यदि V1 बराबर V2 हो, ध्यान दीजिएगा, V1 और V2 बराबर हो, जैसे इसका मान 5 तो V2 का मान भी 5, भाई बराबर का मतलब यही होता है, V1 5 तो V2 भी 5, तो V1 और V2 अगर बराबर होंगे तो V1 माइनस V2 का अंतर 0 आएगा, नहीं आएगा, बिल्कुल 0 आएगा। V1 बराबर V2, तो इसको मैं इधर पक्षांतर कर दिया V2 का इधर, तो V2 इधर आया तो बराबर कुछ नहीं बचा, V1 माइनस V2 बराबर 0। अगर मैं यहाँ पर 0 लिखता हूँ, V1 माइनस V2 की जगह 0, तो 0 का स्क्वायर करूंगा तो भी क्या आएगा 0, और 0 से इस पूरी टर्म को मैं अगर गुणा करता हूँ तो भी क्या आएगा 0, तो डेल्टा U ऊर्जा हानि का मान हमारे पास क्या बना 0। मतलब यदि दो चालक समान विभव पर है, यदि उनका विभव बराबर है तो कोई ऊर्जा की हानि नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि आवेश का आदान प्रदान ही नहीं होगा। यदि दोनों चालक समान विभव पर है तो उन दोनों चालकों के मध्य कोई आवेश का आदान प्रदान नहीं होगा। विभव बराबर होने की वजह से उनके मध्य आवेश का आदान प्रदान नहीं होता है, अतः समान विभव वाले चालकों में कोई ऊर्जा हानि नहीं होती है। तो ऊर्जा हानि के लिए जरूरी है कि एक का विभव कम हो और दूसरे का विभव ज्यादा हो। तो इस डेरिवेशन को एक दो बार आप ट्राई कीजिएगा, आसानी से हो जाएगा, नोट कर लीजिए इसको। तो दोस्तों अब हम बात करेंगे पराग विद्युतांकों का संयोजन। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये है कि जैसे हमारे पास ये एक समांतर प्लेट संधारित्र है, इस तरीके से ये हमारे पास समांतर प्लेट संधारित्र है, ठीक है। यहां मैंने दो माध्यम भर दिए इस तरीके से, इधर मैंने मीडियम रखा K1, इधर मैंने मीडियम रखा K1, ठीक, और इधर मैंने मीडियम रखा K2। मतलब इधर प्रायविद्युत पदार्थ है, आधे में K1 और आधे में K2। आधे भाग में K1 प्रायविद्युत पदार्थ है और आधे भाग में K2 प्रायविद्युत पदार्थ है। इन दोनों के बीच की टोटल डिस्टेंस हमारे पास D थी, तो ये आधी डिस्टेंस इसके लिए कितनी बची D/2, और आधी डिस्टेंस इसके लिए भी कितनी बची हमारे पास D/2। जबकि दोनों प्लेटों का क्षेत्रफल इसमें अपरिवर्तित रहेगा। दोनों प्लेटों का क्षेत्रफल कितना रहेगा हमारे पास? A ही रहेगा। ये जो डायग्राम है इसको मैं नीचे इस तरीके से बना सकता हूं कुछ, कि ये हमारे पास समांतर प्लेट संधारित्र था, इस तरीके से ये वाला टोटल डिस्टेंस देखिए, यहां ध्यान दीजिए, इन दोनों प्लेटों के बीच में यहां हमारे पास टोटल डिस्टेंस है D। टोटल डिस्टेंस कितनी है D। अगर मैं इन दोनों को अगर एक जगह मिला देता हूं तो ऊपर वाला डायग्राम निकल के आ जाएगा सेम। इन दोनों जो डॉट डॉट करके जो मैं दिखा रहा हूं बोर्ड पे, अगर इन दोनों डॉटेड लाइन को अगर मैं एक जगह कर देता हूं तो वापस ये हमारे पास यही निकल के आ जाएगा। तो इधर आधे में हमारे पास भर रखा है K1 प्रायविद्युत तांग का पदार्थ, और इधर हमारे पास भर रखा है K2 का, ठीक है। आप इसको एप्सिलॉन R1 और एप्सिलॉन R2 भी कह सकते हैं। K1 और K2 को एप्सिलॉन R1 और एप्सिलॉन R2 भी कह सकते हैं। तो ये हमारे पास डिस्टेंस बनी D/2 और ये डिस्टेंस बनी हमारे पास D/2 और ये भी D/2। लेकिन देखिए यहाँ भी इस प्लेट का क्षेत्रफल इसमें कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। इसका भी क्षेत्रफल A है और इसका भी क्षेत्रफल कितना हमारे पास A है। तो ये भी हमारे पास एरिया A है और ये भी हमारे पास एरिया कितना है A। अब देखिए अगर हम बात करें तो ये एक तरीके से कैपेसिटर का किस प्रकार का संयोजन है, ये हमारे पास संधारित्रों का किस प्रकार का संयोजन है। तो नॉर्मली लग रहा होगा कि ये हमारे पास श्रेणी क्रम संयोजन है, क्योंकि श्रेणी के अंदर ऐसा ही होता था, कुछ इस तरीके से चलता था श्रेणी के अंदर, और कुछ इसी तरीके की व्यवस्था ये हमारे पास है। तो ये किस प्रकार का संयोजन है हमारे पास? श्रेणी क्रम संयोजन। इसकी में जो धारिता है फर्स्ट की, इसकी धारिता मानता हूं C1 और जो सेकंड है इसकी में धारिता मानता हूं C2। तो श्रेणी क्रम संयोजन, दो संधारित्रों के श्रेणी क्रम संयोजन का फॉर्मूला हम पढ़ चुके हैं। तो इन दोनों के श्रेणी क्रम संयोजन का फॉर्मूला C इक्विवेलेंट हमारे पास क्या बन जाएगा?
C इक्विवेलेंट हमारे पास बन जाएगा कि ऊपर तो दोनों का कर देंगे गुणा और नीचे दोनों का कर देंगे योग। C इक्विवेलेंट इक्वल्स टू C1 C2 बटा C1 प्लस C2। अब देखिए C क्या बनेगा, हमने समांतर प्लेट संधारित्र के लिए C पढ़ा था एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D। समांतर प्लेट संधारित्र के लिए हमने धारिता पढ़ी थी C इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D। यहाँ अगर मैं बात C1 की करूं तो C1 बनेगा एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D बाई 2, एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D बाई 2। और हम धारिता माध्यम में निकाल रहे हैं इसलिए इसको हम गुणा भी कर देंगे किससे, K1 से। क्यों? क्योंकि हमने पढ़ा था कि माध्यम रखने पर धारिता बढ़ती है और बढ़ने का मतलब हम इसको K1 से गुणा करेंगे। या फिर इस तरीके से समझ लीजिए, हमने समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का फॉर्मूला माध्यम में पढ़ा था एप्सिलॉन R एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D, उसी तरीके का है ये एप्सिलॉन R1 एप्सिलॉन नॉट A अपॉन दूरी आधी हो गई यहाँ पर इस फर्स्ट के लिए, इसलिए मैंने लिखा है यहाँ पर D बाई 2। तो ये 2 हमारे पास ऊपर चला जाएगा तो C1 क्या रह गया 2 एप्सिलॉन नॉट A और ये बन गया K1 अपॉन क्या बन गया ये D। इसी प्रकार अगर मैं बात C2 की करूं तो C2 क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D बाई 2 और ये हमारे पास बन जाएगा मीडियम कौन सा है इसके लिए, इसके लिए मैंने प्राविद्युत पदार्थ कितने का प्राविद्युत पदार्थ भरा है, हमने K2 का प्राविद्युत पदार्थ भरा है। तो C2 हमारे पास बन गया 2 ऊपर जाएगा तो 2 एप्सिलॉन नॉट A K2 और हमारे पास बटा में क्या रह गया D। C1 भी हमारे पास आ गया, C2 में हमारे पास मिल गया हमें इन C1 और जो C2 है, यहाँ से C1 और ये C2 इन दोनों की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे हम। तो देखिए C इक्विवेलेंट क्या बनेगा, C1 C2 दोनों का गुणा करेंगे, यहाँ दोनों का गुणा करेंगे तो ये बन जाएगा हमारे पास, इसको और इसको गुणा करेंगे हम तो ये बन जाएगा 4 एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर A का स्क्वायर K1 K2 और बटा में बन गया D का स्क्वायर। ठीक है, ये हमारे पास बन गया इन दोनों का गुणा। अब हम बात करेंगे इन दोनों का योग। इन दोनों का देखिए योग कैसे करेंगे, इन दोनों का C1 और C2 का योग करने के लिए हम क्या करेंगे, इन दोनों में जो कॉमन है वो कॉमन ले लेंगे। तो दोनों में कॉमन क्या है 2 एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D, इधर से तो बड़ा हमारे पास बचा K1 और इधर से हमारे पास क्या बचा K2। इसको सोल्व कर दीजिए थोड़ा तो C इक्विवेलेंट इक्वल्स टू 4 एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर A का स्क्वायर K1 K2 अपॉन D स्क्वायर और इसको ये बटा के बटा में इसको उल्टी कर देंगे तो D ऊपर चला जाएगा हमारे पास, D यहाँ चला जाएगा और बाकी जो बच गया उसको लिख देंगे 2 एप्सिलॉन नॉट A और ये बन गया हमारे पास K1 प्लस K2। देखिए यहाँ से कुछ कट रहा है, A से A हमारे पास कैंसिल हो रहा है, ऊपर एक A बच गया, D से D कट रहा है, नीचे हमारे पास D बच गया, एप्सिलॉन नॉट से एप्सिलॉन नॉट कट रहा है, ऊपर एप्सिलॉन नॉट बच गया और ये कितने बार कट गया हमारे पास 2 बार। तो C इक्विवेलेंट इक्वल्स टू बन गया 2 K1 K2 बटा में K1 प्लस K2 और साथ में हमारे पास ऊपर बचा एक एप्सिलॉन नॉट A और बटा में बचा हमारे पास D। ये हमारे पास किसका फॉर्मूला होता है, ये हमारे पास फॉर्मूला होता है C निर्वात का। निर्वात में धारिता का फॉर्मूला होता है एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D। तो देखिए यहाँ C इक्विवेलेंट हमारे पास बन गया 2 K1 K2 बटा K1 प्लस K2 इंटू C निर्वात। तो ये हमने पढ़ा प्राविद्युतांकों का संयोजन, और ये जो हमने पहला पढ़ा ये कौन सा संयोजन है, तो ये है हमारे पास श्रेणी क्रम संयोजन। किस प्रकार का संयोजन है ये, फर्स्ट। अब लिखता हूं मैं इसकी हेडिंग, ये हमने जो संयोजन पढ़ा ये कौन सा संयोजन है, ये है श्रेणी क्रम संयोजन। प्राविद्युतांकों का किस प्रकार का संयोजन है ये, श्रेणी क्रम संयोजन। तो श्रेणी क्रम संयोजन में C इक्विवेलेंट का फॉर्मूला बनेगा 2 K1 K2 बटा K1 प्लस K2 इंटू C निर्वात। अब देखिए कई बार यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, जैसे वो डायग्राम बनाया, आपको डायग्राम बनाया मिलेगा इस तरीके से, बोलेगा कि K1 की जो वैल्यू है वो तो है हमारे पास 2
और जो K2 है उसकी वैल्यू कितनी है 4, और बोल देगा कि C निर्वात में धारिता है 10 माइक्रोफेरेड है, तो फिर आपको कहेगा कि माध्यम के अंदर धारिता कितनी होगी। ये माध्यम रखने पर या इस सिस्टम की आपके पास, इस व्यवस्था की आपके पास धारिता कितनी होगी, इस तरीके से कुछ क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा। तो वही सिंपली फॉर्मूला लगा देंगे हम, C इक्विवेलेंट इक्वल्स टू 2, K1 की वैल्यू 2, K2 की वैल्यू 4 अपॉन K1 प्लस K2 दोनों को जोड़ देंगे 6 इंटू हमारे पास C निर्वात में कितना दे रखा आपको 10 माइक्रोफेरेड। तो इसको हम काट देंगे 2 से कितने बार 3 बार, ठीक है। और 2 को 4 से गुणा करेंगे 8 को 10 से करेंगे 80, तो ये बन गया 80/3, तो C इक्विवेलेंट हमारे पास बन गया 80/3 माइक्रोफेरेड। तो इस प्रकार से हम परावैद्युतांक के श्रेणी क्रम संयोजन का जो क्वेश्चन है उसको इजीली सोल्व आउट कर सकते हैं। ध्यान ये रखना है कि संधारित्र समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के मध्य यदि परावैद्युत पदार्थ श्रेणी क्रम में अगर भर दिया जाए तो वहां दूरी आदि होती है, क्षेत्रफल अपरिवर्तित रहता है, और जो माध्यम रखने पर जो धारिता निकल के आती है उसका फॉर्मूला बनता है 2K1 K2 बटा K1 प्लस K2 इंटू C निर्वात। पहला हमने पढ़ा श्रेणी क्रम संयोजन, अब हम बात करेंगे सेकंड समांतर क्रम संयोजन। तो देखिए इसमें किस तरीके से, ये हमारे पास समांतर प्लेट संधारित्र है, इसमें जो परावैद्युत पदार्थ भरेंगे वो आधा इस तरीके से भरेंगे, आधा ऊपर K1 और वही आधा नीचे। ऊपर जो परावैद्युत पदार्थ भरा उसका परावैद्युतांक कितना हमारे पास K1, और नीचे जो परावैद्युत पदार्थ भरा उसका परावैद्युतांक कितना हमारे पास K2। समांतर क्रम संयोजन में इस प्रकार से भरा जाता है। तो देखिए यहाँ ऊपर वाला भाग हो और बोले नीचे वाला भाग हो, दोनों के लिए दूरी सेम रहेगी, दोनों के लिए d इतना ही रहेगा, ऊपर आधा भाग और नीचे आधा भाग। ऐसा लग रहा है कि इसकी भी पॉजिटिव प्लेट इधर से जुड़ी हुई है, इसकी भी पॉजिटिव प्लेट इधर से, और ऐसे अगर इसको मैं नेगेटिव मानूं तो इसकी भी नेगेटिव प्लेट इधर से, इसकी भी नेगेटिव प्लेट इधर से। तो ऐसा संधारित्रों का कौन सा संयोजन होता है, तो ऐसा हमने पढ़ा था समांतर क्रम संयोजन के अंदर। यहाँ दोनों की भाई ये प्लेट थी, ये आधी प्लेट और आधी प्लेट दोनों एक ही भाग से जुड़ी हुई है, तो ये भी इधर दोनों सेम भाग से, मतलब इधर पॉजिटिव से और इधर दोनों किससे जुड़ी हुई है, नेगेटिव से। तो देखिए इसमें जो एरिया था ऊपर वाले का इस तरीके से दो भाग हो गए इसके, तो इसमें एरिया आधा आधा बटेगा भाई, इसमें जो क्षेत्रफल है वो दोनों का आधा आधा बटेगा। और हमने समांतर क्रम संयोजन के अंदर C इक्विवेलेंट का फॉर्मूला पढ़ा था, C इक्विवेलेंट इक्वल टू होता है हमारे पास C1 प्लस C2, समांतर क्रम में सीधा सीधा जुड़ता है। अब देखिए C1 क्या बनेगा, वही एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D, लेकिन यहाँ A नहीं बनेगा भाई, क्या बनेगा A/2, और माध्यम रखा है तो ये किससे गुणा और हो जाएगा K1 से। इसी तरीके से C2 क्या बन जाएगा, एप्सिलॉन नॉट A K2 अपॉन 2D, ये मतलब A/2 है, क्षेत्रफल कितना है A/2। तो दोनों को अगर हम कॉमन करते हैं यहाँ से तो एप्सिलॉन नॉट A अपॉन 2D, या केवल D कॉमन कर लो, यहाँ से हमारे पास क्या बचा K1 प्लस K2, और नीचे बटा में क्या रहा हमारे पास 2। तो यहाँ देखिए इसको देखिए आप एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D हमने कॉमन कर दिया, 2 इसका एलसीएम आ जाएगा, ये K1 प्लस K2 बनेगा। इसको हम क्या बोलते हैं, ये C निर्वात ही है, तो हमारे पास फॉर्मूला क्या बन गया यहाँ एक तरीके से, तो C इक्विवेलेंट इक्वल्स टू बन गया K1 प्लस K2 बटा 2, K1 प्लस K2 बटा 2 इंटू इसको बोल सकता हूं मैं C निर्वात, इसको कह सकता हूं मैं C निर्वात। अब देखिए इसका क्वेश्चन सिंपल, कोई भी वैल्यू ले लीजिए आप, इस तरीके से देखा आपको कि यहाँ तो कर दिया मैंने, जैसे K1 की वैल्यू तो ले ली मैंने 3, और मैंने K2 की वैल्यू कितनी ले ली मैंने, इसकी वैल्यू ले ली मैंने जैसे 5, ठीक है। और आपको बोल दिया कि C निर्वात जो है इसकी वैल्यू है आपके पास, C निर्वात की वैल्यू है आपके पास, कुछ भी ले लो 5 माइक्रोफेरेड ले लो, ठीक है। इस तरीके से ये क्वेश्चन बन गया हमारे पास, ठीक है। ऊपर आधे भाग में 3 परावैद्युतांक का पदार्थ भरा हुआ है और नीचे वाले आधे भाग में 5 परावैद्युतांक का पदार्थ भरा हुआ है।
तो सी निर्वात आपको दे रखा है 5 माइक्रोफेरेड, तो यहाँ सी इक्विवेलेंट क्या बन जाएगा, तो फॉर्मूला लगा दीजिए K1 प्लस K2 बटा 2, मतलब दोनों को जोड़ के 2 का भाग, दोनों को जोड़ के 2 का भाग 3 प्लस 5 बटा 2 इंटू सी निर्वात कितना दे रखा है 5 माइक्रोफेरेड। तो यहाँ से इसको सरल करेंगे तो ये हमारे पास कट जाएगा 8 बटा 2 इंटू 5 माइक्रोफेरेड, कितने बार कटा 4 बार, तो सी इक्विवेलेंट बन गया 20 माइक्रोफेरेड, 20 माइक्रोफेरेड। तो ये था हमारे पास प्रावैद्युतांक का संयोजन, श्रेणी क्रम संयोजन और समांतर क्रम संयोजन। तो हमने जाना कि श्रेणी क्रम संयोजन में दूरी आदि होती है, प्लेटों का क्षेत्रफल अपरिवर्तित रहता है, जबकि समांतर क्रम संयोजन के अंदर दूरी अपरिवर्तित रहती है और प्लेटों का क्षेत्रफल आधा हो जाता है। और जो धारिता है समांतर क्रम संयोजन में वो कितना गुना बढ़ जाती है, तो बढ़ जाती है K1 प्लस K2 बटा 2 गुना। निर्वात की कितना गुना हो जाती है, K1 प्लस K2 बटा 2 गुना। नोट कीजिए इसको। अब देखिए दोस्तों, समांतर प्लेट संधारित्र को लेकर और किस तरीके के क्वेश्चन बनते हैं, ध्यान दीजिए। इस तरीके से आपको प्लेटें दी जाएगी, ये प्लेट दे दी आपको, ठीक, इस तरीके से डायग्राम बना के दिया जाएगा। ये सिरा A और ये सिरा B, और यहाँ बोल देगा कि यहाँ आपके पास दूरी D है, यहाँ भी हमारे पास दूरी D है, और यहाँ भी प्लेटों के बीच की दूरी कितनी है हमारे पास D। इस तरीके से क्वेश्चन देगा और बोलेगा कि A और B के तुल्य धारिता ज्ञात कीजिए, A और B के तुल्य धारिता ज्ञात कीजिए। तो देखिए कैसे पता करेंगे, ये है आपका क्वेश्चन कि A और B बिंदु के तुल्य धारिता का मान क्या होगा। तो ऐसे क्वेश्चनों को करने के लिए हम क्या करेंगे, जो एक सिरा है इसको तो हम पॉजिटिव मान लेंगे और जो दूसरा सिरा है उसको हम नेगेटिव मान लेंगे। वही वाली बात कि हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक भूतिया बैटरी की कल्पना करेंगे, केवल कल्पना करेंगे। तो इधर से एक पॉजिटिव सिरे से जुड़ेगा बैटरी और ये नेगेटिव सिरे से जुड़ेगा, तो ये तो पॉजिटिव और ये नेगेटिव। अब देखिए ये पॉजिटिव कहाँ जा रहा है, ये पॉजिटिव यहाँ, ये लेयर इसकी पॉजिटिव बनेगी, और इधर से पॉजिटिव और कहाँ जा रहा है, ये लेयर इसकी कैसी बनेगी, पॉजिटिव। नेगेटिव वाली देखो, ये वाली जो लेयर है ये आपके पास नेगेटिव बन जाएगी, और इधर से नीचे वाली लेयर आपके पास कैसी बन जाएगी, नेगेटिव। भाई नेगेटिव से 2 लेयर जुड़ी हुई है, ये जो नेगेटिव है इससे 2 लेयर जुड़ी हुई है, एक तो ये वाला भाग ये भी नेगेटिव और एक इसका ये वाला भाग ये भी नेगेटिव। अब देखिए हमारे पास यहाँ कितने कैपेसिटर बने, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, तो बताइए एक कैपेसिटर बना कि नहीं बनाइए, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव। कैपेसिटर में ऐसा ही होता है कि जितना एक प्लेट पर पॉजिटिव चार्ज, दूसरी प्लेट पर उतना ही नेगेटिव चार्ज। दूसरा देखो ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव, ये हमारे पास एक सेकंड कैपेसिटर बना कि नहीं बना। और थर्ड ये देखिए ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, तो यहाँ हमारे पास कुल मिला के कितने कैपेसिटर हो गए, 3। कितने कैपेसिटर हो गए, 3। और ये तीनों किस क्रम में है, ये तीनों किस क्रम में है, तो आपको ओबीसी लग रहा है कि तीनों समांतर क्रम में है। सर समांतर क्रम में क्यों है, तो साहब हमने यही तो सीखा है कि पॉजिटिव प्लेट एक ही बिंदु से, दोनों पॉजिटिव प्लेट एक ही बिंदु से जुड़ी हुई है और दोनों नेगेटिव प्लेट एक ही बिंदु से जुड़ी हुई है। तो ये किस प्रकार का संयोजन है, ये संधारित्रों का समांतर क्रम संयोजन। और समांतर क्रम संयोजन के अंदर हमने C इक्विवेलेंट पढ़ा है कि जुड़ जाता है C1 प्लस C2 प्लस C3, C1 प्लस C2 प्लस C3। तो ये भी बन जाएगा एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D, यहाँ भी दूरी D है, यहाँ भी दूरी D है और यहाँ भी दूरी D है, तो ये भी हमारे पास रह जाएगा एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D और ये भी एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D। तीनों को जोड़ेंगे तो C इक्विवेलेंट हमारे पास बन जाएगा 3 एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D, 3 एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D। ऐसा ही एक और क्वेश्चन देखें अगर हम, तो देखिए जैसे ये हमारे पास 2 प्लेटें दे रखी है इस तरीके से कुछ, ठीक है, और अब की बार क्या किया, इन प्लेटों के बीच में ऐसे प्लेटें दे दी आपको, इस तरीके से प्लेटें दे दी हमें, ये ठीक है, ये तो वही यहाँ भी इनके बीच, यहाँ भी इसके बीच की दूरी कितनी D, इसके बीच की दूरी भी कितनी D, और यहाँ इसके बीच की दूरी भी कितनी
डी। ये पॉइंट ए और ये पॉइंट बी। वो इक्वेशन है कि ए बी के तुल्य धारिता क्या होगी, बिंदु ए बी के तुल्य धारिता क्या होगी। तो वो इसको पॉजिटिव मान लेंगे, बी को नेगेटिव मान लेंगे। अब देखिए पॉजिटिव कहाँ जा रहा है, ये पॉजिटिव है, ऊपर वाली लेयर भी पॉजिटिव बन जाएगी और एक ही नीचे वाली लेयर कैसी बन जाएगी, पॉजिटिव है। पॉजिटिव की यही तो लेयर थी। अब देखो नेगेटिव, नेगेटिव ये लेयर हमारे पास नेगेटिव बन जाएगी और एक ये वाली लेयर हमारे पास नेगेटिव बन जाएगी। तो देखिए ये प्लस माइनस एक कैपेसिटर हुआ कि नहीं हुआ, ऊपर ये प्लस और ये माइनस। लेकिन अब यहाँ देखिए ये माइनस और ये माइनस, ये कैपेसिटर थोड़ी बना लेगा भाई, ये कैपेसिटर नहीं बनाएगा। बट एक प्लस और एक माइनस तभी तो कैपेसिटर बनेगा ना। लेकिन ये भी माइनस और ये भी माइनस, ये हमारे पास कैपेसिटर नहीं बना। लेकिन फिर देखो ये माइनस और ये प्लस, बिल्कुल यहाँ कैपेसिटर बन रहा है। तो यहाँ हमारे पास एक तरीके से कितने कैपेसिटर हुए, दो ही कैपेसिटर हुए और C इक्विवेलेंट बन जाएगा C1 प्लस C2। तो वही एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D प्लस एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D। तो C इक्विवेलेंट बन गया 2 एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D। C इक्विवेलेंट बना हमारे पास 2 एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D। अच्छे क्वेश्चन है दोनों, नोट कीजिए इनको।